प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ तैयार हो चुका हूं इस सेशन में, जहां हमारी बात होगी कोशिकाओं से जुड़े सभी तथ्य। इसमें हम आपसे जीन से लेकर के कोशिका विभाजन से लेकर के संपूर्ण बात कर देंगे, तो कोशिका का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत काम देगा और मेंस एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ हमने रखे हैं वो फैक्ट जो आपको लिखने हैं। तो आ जाइए फिर इस सेशन पर चलते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जो कि आप नहीं करते हो जरूर किया करो। और सेशन कैसा रहता है ये बात भी आप सभी मुझे जरूर बताया करिएगा बच्चों, क्योंकि इससे हमें मिल जाती है ऊर्जा। आइए कुछ शेष बातें जो रह गई थी उनको मैं निपटा दूंगा। जैसे जीन की बात करता हूं, ग्रेगर मेंडल की बात आती है जीन में, चूंकि वंशानुगति का नियम इन्होंने दिया था और इनको आधार माना जाता है खोज का। उसके बाद देखो विलियम जॉनसन जी ने 1909 में जीन शब्द दिया था। इस चीज का भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जीन शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किया था। कार्य है वंशानुगति। इसका कार्य जीन का क्या करती है? ये वंशानुगति का मतलब हेरिडिटी के बारे में बताती है, जो माता पिता से लक्षणों का संचरण करती है। लक्षण जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, लंबाई। जैसे माता पिता की लंबाई अगर ज्यादा है तो बच्चे की भी लंबाई अधिक होगी, ऐसा ही हमने पढ़ाया है। माता पिता अगर भूरे हैं तो बच्चा की आंखें भूरी हो जाएंगी, कहीं भूरवा है कहते हैं ना। और माँ बाप अगर करिया है तो बच्चा भी करिया होगा, लेकिन दिल का दरिया होगा। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैं करिया हूं लेकिन दिल का दरिया है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। जीन डीएनए का एक खंड है। ह्यूमन जीनोम रिपोर्ट के अनुसार मानव शरीर में अप्रोक्स 30,000 जीन पाई जाती है, कहीं कहीं पर 22,000 से लेकर के 28,000 के बीच में भी यह डाटा मिलता है। यहां देखिए हमने एक बात बताई है, सबसे पहले होता है बच्चे डीएनए। आपने देखा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है डीएनए। उस डीएनए के ऊपर अटैच होती है स्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर अटैच्ड होता है क्रोमोसोम्स, उसके ऊपर होता है जीन। तो ये दिमाग में तुम्हें सेट रखना है। उसके बाद मैंने कोशिका का ही एक पार्ट है रिक्तिका रसधानी, जिसे हमने आप सभी को बताया था कि कोशिका के भीतर पाई जाने वाली झिल्ली जैसी संरचना या झिल्ली से घिरी हुई थैलीनुमा संरचना रिक्तिका कहलाती है, या कोशिका के भीतर खाली पड़ा हुआ स्थान। जैसे आप देखे होंगे, ये जैसे हमने क्या बनाया था, ये हो गया नींबू। नींबू का एक भाग हमने निकाल लिया है अंदर से गुदा, और इसके अंदर देखो हमने डाल दिया है रस। अब अगर आप इसको दबा दोगे तो रस क्या होगा, बाहर आएगा। ये टोनोप्लास्ट का काम करती है, ये ध्यान रखना। और ये झिल्ली करती क्या है, यहां ध्यान रखें। इसे अन्य नाम पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब कहा जाता है, कारण आपातकालीन स्थितियों में रिक्तिका जल, खनिज लवण और पोषक तत्वों का संग्रहण करती है, ये ध्यान रखना। नारियल पानी पीते हो ना, रिक्तिका का ही पानी पी रहे हो गुरु, ये ध्यान दे। उसके बाद मेरे भाई आपके यहाँ ध्यान रखें कि ये देखो झिल्ली से घिरी हुई संरचना टोनोप्लास्ट है। इनके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे सेल सॉप बोलते हैं, और यह सेल सॉप में पानी ज्यादा होता है, खनिज होती है, शर्करा होती है, रंग द्रव्य होते हैं और अपशिष्ट भी होते हैं। पादपों की रिक्तिका बड़ी होगी तो यह ध्यान रखना कि संख्या में वो कम होंगी। अगर जंतुओं में अस्थायी होती है, छोटी छोटी होती है, इसलिए संख्या ज्यादा हो जाती है। कार्य अपशिष्ट निष्कासन का कार्य, रंग देना, जैसे एंथोसाइनिन नामक रंग द्रव्य। आप बताना कि एंथोसाइनिन किसे रंग देता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जल संतुलन को बनाए रखना। प्लास्टिक पर भी बात आ गई थी कि सर खोज हैकल ने किया था, नामकरण सिम्पर नाम का व्यक्ति किया था। या पादपों में पाया जाता है जो पौधों को, फलों को, फूलों को और पत्तियों को रंग देता है। रंग के आधार पर 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आप सबने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा, और हम यहाँ पर आपको एक बेहतर जानकारी भी पहुंचा दे रहे हैं इनको लेकर के। ठीक है, फटाफट से जानकारी दे देंगे, आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ क्लोरोप्लास्ट में मैंने कहा रंग हरा होगा, आपने पढ़ा था टमाटर का रंग हरा और लाल ना। तो बताना मुझे कमेंट करके कि सर टमाटर का रंग लाल होता है क्यों, मूली में तीखेपन का कारण क्या है, ये सारी बात हमें बताना, क्योंकि अगले अध्याय में जब हम आपको जोड़ेंगे तो ऐसे ही बताएंगे। फिर हम तुम्हें पाचन तंत्र से डाटा देंगे, लेकिन तुम मुझे पाचन तंत्र में बताना कि सबसे पहले निकलने वाला दांत कौन सा होता है, ये जरूर बताना, प्रश्न हमारा याद रखना। और मुझे ये बात भी बताना जल्दी से कि दांतों का नुकीला होना दांतों का कौन सा गुण कहलाता है, या कौन सा दांत सबसे ज्यादा नुकीला होता है, ये बात भी मुझे बता देना। ठीक है, चलो। तो इसने कहा जी
हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल होता है, अभी एग्जाम में भी आया था, चूंकि Mg की अधिकता होती है, मैग्नीशियम या सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायक, ऑक्सीजन उत्पादन में सहायक, स्थान पत्तियों में। फिर हमने क्रोमोप्लास्ट की बात किया, हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग को छोड़ करके अन्य सभी पाए जाते हैं। हमने कुछ मुख्य वर्णक बताए थे, जैसे कैरोटीन नारंगी रंग का, जेंथोफिल पीले रंग का। लेकिन यहाँ कार्य क्या बताया, फूलों फलों और को आकर्षक बनाने का काम और परागण को मदद करता है। परागण मतलब पॉलिनेशन, पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में सहयोग करने का काम ये करते हैं। बच्चे उदाहरण और पदार्थ में कुछ बता रहा हूं, पदार्थ, रंग और उनके स्वाद। जैसे टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन के कारण। आलू का रंग हरा, सोलेनिन के कारण। हल्दी का रंग पीला, कुरकुमिन के कारण। याद रखते चलना, जरूरी कंटेंट है आपके लिए। फिर देखो, आंवले में कसेलापन, टैनिन के कारण। बादाम में करवाहट, एमाइलिडिन के कारण। मिर्च का तीखापन, कैप्सेसिन के कारण। पपीते का लाल रंग, कैरिकजेंथिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग, कैरोटीन के कारण। आलू का हरा रंग, सोलेनिन के कारण। मिर्च का लाल रंग, कैप्सेसिन के कारण। खीरे में करवाहट, कुकुरबिटेसी। प्याज का लाल रंग, एंथोसाइन। मूली का तीखापन, आइसोसाइनिन। बादाम सलजम में चरपराहट, कैल्शियम ऑक्सालेट। तो जल्दी मुझे बताना बच्चों कि शरीर के अंदर स्टोन जमा होते हैं, उस स्टोन का रासायनिक नाम बता देना क्या होती है, ठीक है। चलो, ल्यूकोप्लास्ट पर ध्यान दो। या पौधों में पारदर्शी रंगों के लिए जिम्मेदार होता है और उस भाग में होता है जहां सूर्य प्रकाश न पहुंचे। कार्य भोजन का संग्रहण करना, भोजन को संग्रहित करते हैं, भोजन को स्टोर करने का ये काम करते हैं, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, ठीक। एमाइलोप्लास्ट इसका पहला भाई, एल्यूरोप्लास्ट दूसरा भाई, इलियोप्लास्ट तीसरा भाई। देखो, इलियो में ऑयल आया है, आयल से याद रखना वसा का संचय। एल्यूरो को प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं सर, तो ये प्रोटीन का संचय करेगा सर। यहाँ दिमाग में रखना है, एमाइलोप्लास्ट में यह ध्यान रखना, एमाइलो का मतलब एमाइलेज और एमाइलेज माने कार्बोज, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके तुम ये बताना कि सर जी एमाइलेज किसका पाचन करता है। कमेंट करके हमें बताना, जरूर बताना कि सर एमाइलेज किसका पाचन करता है और एमाइलेज का श्रावण कहाँ से होता है। मानव पाचन तंत्र में एमाइलेज का सीक्रेशन कहाँ से होता है, ये बात तुम्हें जरूर बताना है, ठीक है। जब तुम ये बात बता दिए हमको तो हम आगे बढ़ा दिए। हमने कहा जी सेल डिवीजन पे बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरूरी है। सेल डिवीजन क्या है? कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है, मेंस एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले परिभाषा, क्योंकि टॉपिक में है आपके यहाँ, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पितृ कोशिका टूट करके नई पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, वो सेल डिवीजन कहलाती है। आप देखो ये पेरेंट सेल है, ये टूटी, हमें डॉटर सेल के रूप में नई कोशिका मिली। ये पुरानी थी, ये कैसी थी सर? ये नई कोशिका थी, ये ध्यान रखना। देखिए ध्यान से, आवश्यकता इसकी पड़ी क्यों? क्योंकि सर मरम्मत करना होता है, वृद्धि विकास करना होता है, प्रजनन, यानी कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टूट फूट की मरम्मत, शरीर की वृद्धि विकास और नए प्रजनन कोशिकाओं के लिए जन्म, ठीक है। कोशिका विभाजन के प्रकार में समसूत्री विभाजन, जिसे मीटोसिस कहते हैं, जिसका उदाहरण मानव शरीर है। ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाएं मिलती हैं मेरे बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीटोसिस बोलते हैं। आप सब लोगों ने ये पढ़ा था, इस बात को ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर बच्चों? आप मुझे कमेंट करके एक बात बताना कि मिल्ड एनीमिया नाम की समस्या किस विटामिन की कमी से होती है? क्या पूछा? मिल्ड एनीमिया नाम की समस्या किस विटामिन की कमी से होती है, इस बात को तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो अगले में देखो, बनती है और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसमें प्रत्येक पुत्री कोशिका आनुवांशिक रूप से पितृ कोशिका के समान होती है। जैसे दो गुणसूत्र टूटे थे, दो का निर्माण हुआ, पेरेंट सेल टूटी, डॉटर सेल का निर्माण हुआ। इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यह ध्यान रखना, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यही बात हमें ध्यान रखना है। गुणसूत्र की क्लास, केंद्रक की क्लास, माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम की सारी क्लासेस हुई हैं। पीछे जाओ, 10-5 मिनट खर्चा करो, काम आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ध्यान रखो, ये शरीर की सामान्य कोशिकाओं में सामान्य कोशिका होती है, गुणसूत्र इसमें स्थिर होते हैं। 2n से मेरे बच्चे 2n ही देखे जाते हैं। यह विभाजन वृद्धि और यह
यह विभाजन वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है, तत्काल आंसर करना सर मीटोसिस। क्या? मीटोसिस नाम का विभाजन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। एक चीज, चरण आप जाओ। चरण के पहले हमने कहा इसकी खोज 1779 से 1882 में किए थे। इन्हें फादर ऑफ मीटोसिस कहा जाता है। उदाहरण देख लो किस प्रकार का विभाजन सर तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने कभी बताया नहीं था ऐसा, और अभी हम आज आपको सारी चीजें रिवील कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कहाँ कहाँ होता है सर? कोशिका घाव भरने का काम करती है, शरीर में वृद्धि विकास के लिए होती है, और ध्यान रखना हड्डी कोशिकाएं जैसे वृद्धि कर रही हो, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, ये सभी किसके उदाहरण हैं सर? मीटोसिस के हैं। सर इनके चरण भी होते हैं। मैंने कहा प्रोफेज, केंद्रक झिल्ली टूटती है, देख पा रहे हैं, टूट गई है। मेटाफेज, गुणसूत्रों में खिंचाव देखने को मिलता है, देख पा रहे हैं। एनाफेज, गुणसूत्रों को अलग अलग होना, अलगाव भी दिखा दिया हूं। टेलोफेज में पुनः केंद्रक झिल्ली बनती है और साइटोकाइनेसिस में नई कोशिका बन जाती है। तो सर्वाधिक समय लेने वाली अवस्था कौन सी है सर? प्रोफेज। सबसे कम समय लेने वाली अवस्था कौन सी है? साइटोकाइनेसिस। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर लेना बच्चों, और जहां तुम्हें तकलीफ होगी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, रखना एग्जाम के लिए, कहीं भी जाओगे रामबाण की तरह काम करेगी। ठीक, अर्धसूत्री में आ जाओ। मानव शरीर इसका भी उदाहरण है, लेकिन जनन कोशिकाएं मतलब गैमेट्स से। क्या? गैमेट सेल्स। हमने आप सभी को बताया था कि सर ये गैमेट सेल हैं कौन? स्पर्म और ओवम। खोज किसने किया था सर? हर्टविंग नाम के व्यक्ति ने इसे खोजा था। याद रखना, किसने खोजा था? हर्टविंग ने। अब देखो विशेषता, यह जनन कोशिका होती है, ठीक है। इसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। पुत्री कोशिका आनुवांशिक रूप से पितृ कोशिका से भिन्न होती है। टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, आ जाओ असूत्री विभाजन में आ जाओ। क्या है इसमें? कोशिका, ध्यान देना, इसमें कोशिका का नाभिक बिना किसी स्टेप के सीधे 2 भागों में बट जाता है, कोई भी स्टेप नहीं होता है। उदाहरण बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। कोशिका के प्रकार में चले आओ बच्चे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो भैया ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक नाभिक ना हो, मतलब न्यूक्लियस वास्तविक ना हो, यह ध्यान रखें। तथा सुविधाएं, सुविकसित कोशिका का अभाव। इसमें राइबोसोम पाया जाता है परंतु 70s प्रकार का। बाकी ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना लाइसोसोम, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी बॉडी, ना केंद्रक झिल्ली। आनुवांशिक पदार्थ भी असुरक्षित होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इनके अंदर अभाव किस चीज का है सर? केंद्रक झिल्ली का अभाव है, इसीलिए ये ध्यान दें। उसके बाद ध्यान दे मेरे प्यारे, इसने कहा कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरियम, अमीबा वास्तव में मेरे बच्चे यूकैरियोटिक सेल होती है। देखो यहाँ लिखा जरूर होगा, ठीक है। अमीबा जो होती है वास्तव में यूकैरियोटिक सेल होती है, कभी कभी एग्जाम में ये फंसा देता है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने कहा, यू का मतलब होता है सर न्यू, और न्यू का मतलब होता है मेरे भाई पुरानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू का मतलब पुराना हो गया, यू का मतलब न्यू माने नया, सॉरी नया, कैरियोटिक माने केंद्र। अब प्यारे बच्चों इस चीज को तुम्हें ध्यान देना है कि ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक नाभिक पाया जाता हो और झिल्लीबद्ध अंगक भी हो, मतलब झिल्ली से घिरे हुए अंगक हो, ठीक है। साथ ही साथ विशेषता क्या है? नाभिक झिल्ली में मौजूद होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ इनके अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन में आनुवंशिक पदार्थ सुरक्षित रहते हैं? डीएनए और आरएनए जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि बच्चों यूकैरियोटिक्स होती हैं, ठीक है। अब देखो इनमें राइबोसोम पाया जाएगा 80s प्रकार का, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ईआर पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। नाभिक के अंदर होते हैं, ये ध्यान रखना, डीएनए, और सुरक्षित भी होते हैं। पादप जंतु और कवक कोशिकाएं इनके अच्छे खासे उदाहरण के तौर पर आप सभी देखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का भी जवाब आप सभी मुझे ध्यान रखना और बताना। शरीर के अंदर, क्या कहा? शरीर के अंदर मेरे बच्चे थर्मामीटर ग्रंथि के रूप में कौन कार्य करता है? क्या कहा मैंने? शरीर के अंदर
थर्मामीटर ग्रंथि के रूप में कौन कार्य करता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और सेशन यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, शुभकामना कि आप सभी का संघर्ष जल्दी से खत्म हो। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे और सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत जानकारी दिया हूं कम समय के अंदर। ओके, थैंक यू।